हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और मैं यानी कि तुम्हारे कमल सर, तुम्हारे कमल भैया, तुम्हारे के स्क्वायर भैया लेकर आ गए तुम्हारे मैथ्स का जो क्लास 9th का उदय बैच चल रहा था उसका अगला लेक्चर। यहां पर हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में भैया, बहुपद के बारे में बात हो रही थी, जो कि क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुपद के शून्यक के बारे में देखा था और बहुपद के लिए जो शेषफल प्रमेय थी उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा था। आज की क्लास में क्या कवर करेंगे भैया? भैया आज की क्लास में हम कवर करेंगे बहुपद के गुणनखंड के बारे में। मैंने तुम्हें बहुपद का शून्यक समझाते वक्त ये बताया था कि यार देखो, जो हमारे रैखिक बहुपद होते हैं उसका शून्यक निकालना बड़ा आसान है। उसे सीधा उठाकर जीरो के बराबर रख दो और वो बेचारा सीधा साधा आदमी है, वो आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भाई साहब द्विघात बहुपद है ढीठ आदमी। ठीक है, द्विघात बहुपद है ढीठ आदमी, वहां पर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसका शून्यक आप डायरेक्टली उसे जीरो के बराबर रखकर नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस शून्यक को, मतलब उस द्विघात बहुपद को, द्विघात मतलब क्या भैया, दो घात वाला बहुपद, यहां पर चर की अधिकतम घात होगी दो, उस दो घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपदों के गुणनफल में तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि भैया आपका दो घात वाला बहुपद है तो वो दो रैखिक बहुपदों के गुणनखंड में टूटेगा पहले तो, और उसके बाद हम फिर उसे जीरो के बराबर रखेंगे। फिर एक एक गुणनखंड को जीरो के बराबर रखकर वहां से हम उसके शून्यक निकालेंगे। मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा कंपैरिजन टू रैखिक बहुपद। अब गुणनखंड कैसे करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं जिन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यानी कि आज की क्लास, ये समझ लो कि आज की क्लास तुम्हारे इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, जो ये आज की क्लास होगी, आज का जो अगला 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट होंगे, ये आज की क्लास के इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहां से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुपदों के शून्यक, शेषफल प्रमेय के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुपदों के गुणनखंड और गुणनखंड प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो भैया जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, यानी कि अलग अलग तरीके हैं बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के। ठीक है, तो यहां पर हम बहुपद के गुणनखंड करने के दो तरीके देखेंगे। एक तो हमारा मध्यपद विभाजन विधि। ठीक है, कौन सी विधि भाई? मध्यपद विभाजन विधि। एक तो हमारी मध्यपद विभाजन विधि है और दूसरी कौन सी है भैया? दूसरी है हमारी दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है हमारी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमारा किसी दिए गए बहुपद के गुणनखंड करना। तो दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों को हम समझेंगे। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद के लिए जो है, द्विघात बहुपद के लिए मध्यपद विभाजन विधि से गुणनखंड करना सबसे ज्यादा आसान रहता है और सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं त्रिघात बहुपद के गुणनखंड की, तो उसका जो आपका तरीका है वो डायरेक्टली आप उसे गुणनखंड आपका मध्यपद विभाजन से नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको पहले गुणनखंड प्रमेय लगानी पड़ती है, उसके बाद आप उसका गुणनखंड करते हो मध्यपद विभाजन। तो समझेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजों को अच्छे समझेंगे। बस तुम लोग अपना पेपर पेन कॉपी पहिया लेकर तैयार हो जाओ, ताकि जो जो चीजें मैं तुम्हें समझाता जाऊं वो चीजें तुम लोग नोट करते जाओ और सारी चीजें तुम्हारे लिए क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम हमारे सीधा पहले टॉपिक के साथ कि बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखो गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। क्लास 7th क्लास 8th में हमने गुणनखंड के बारे में जानना शुरू किया था कि यार गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी संख्या, ठीक है, मान लो किसी एक संख्या के लिए मैंने लिया, संख्या हो गई 6। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं अब किस चीज के बारे में? मैं बात कर रहा हूं 6 के बारे में, कि भैया जो 6 है इसके गुणनखंड क्या होंगे, है ना। तो तुम बोलोगे सर 6 के गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो देखो गुणनखंड क्या होंगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? 6 की। तो 6 के लिए अगर मैं बात करने जाऊं तो ऐसी संख्याएं जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर दें, जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर दें, वो तुम्हारा क्या होती हैं? वो तुम्हारा क्या होती है भैया? इसके गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम 6 को लिख सकते हो 1 गुणा 6। ठीक है, तुम 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3।
तो यहां पर ऐसी संख्याएं जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर दे वो कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई 1, ठीक है, एक हो गई 6, एक हो गई 2 और एक हो गई 3। ठीक, तो ये जो 1, 2, 3 और 6 हैं ये क्या है? ये 6 के गुणनखंड हैं, ठीक है। या फिर हम इन्हें ऐसे ही बोल सकते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसे पद जिसमें आप किसी संख्या को उन पदों के गुणनफल के रूप में लिख सको। जैसे कि तुम 6 को यहां पर 1 और 6 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, 6 को तुम 2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो 1 और 6 और 2 और 3 क्या है? आपके क्या हो गए बच्चों? ये गुणनफल हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे किसके? 6 के। तो भैया सीधा सीधा एक परिभाषा ऐसे समझ लो गुणनखंड की, कि गुणनखंड वो पद है जिसे अगर आप किसी दूसरे पद से भाग दोगे तो वो उस पद को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो बहुपद के केस में क्या होगा? किसी बहुपद के गुणनखंड क्या है? तो ऐसा बहुपद, कोई एक ऐसा बहुपद जो हमारे दिए गए बहुपद px को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो उसका गुणनखंड होगा। यानी कि पूर्णतः विभाजित करने का मतलब है कि यहां पर हमारा शेषफल जो है वो क्या हो जाएगा? शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर समझा भी देता हूं तुम लोगों को। जैसे कि मान लो मैंने एक बहुपद लिया px बराबर x स्क्वायर माइनस के 4, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड क्या होंगे? होंगे कैसे वो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी तुम ये समझो कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे सीधा x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। तो ये हमारा एक कैसा द्विघात बहुपद था जिसे मैंने दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल में तोड़ दिया, x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। अब अगर तुम देखोगे कि ये जो दोनों बहुपद हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, इन दोनों बहुपदों से अगर तुम अपने इस बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 को विभाजित करोगे तो ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ऐसे बहुपद हैं जो कि आपके इस बहुपद px को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? इस px के गुणनखंड है, इस px के गुणनखंड है। अब बच्चों इन गुणनखंडों से ही संबंधित हमारी कुछ परिभाषाएं, कुछ एक प्रमेय है जिसका नाम हमने दिया है क्या? जिसका नाम हमने दिया है गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय को हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि ये कहती है कि अगर किसी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद x माइनस a से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल क्या होता है? उसका शेषफल होता है pa। ठीक है, ये चीज हमने हमारी पिछली वाली क्लास में रिवाइज करी थी। जिन्होंने नहीं देखी है वो वाली क्लास एक बार देख लेना, वहां पर हमने शेषफल प्रमेय के बारे में काफी अच्छे से बात करी है। ठीक है, तो अब यहां पर हमारी जो गुणनखंड प्रमेय है वो क्या कहती है? वो कहती है कि भैया देखो, सुनो मेरी बात, कि अगर कोई बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, यानी कि अगर कोई बहुपद है जिसकी घात n बड़ा है या फिर बराबर है 1 से, मतलब कि n का मान क्या है कि घात का मान जो है वो या तो 1 है, या तो बहुपद की घात 1 है, या फिर बहुपद की घात 1 से ज्यादा है, और a कोई वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है, तो यहां पर हमारी दो सिचुएशन बनती हैं। सबसे पहली सिचुएशन कि आपका x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर हो 0 के। तो मतलब कि अगर तुम मान लो तुमने एक बहुपद लिया px बराबर x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और मैंने यहां पर तुमसे बोला जरा एक बार चेक करो x बराबर 2 पर क्या मान आ रहा है। तो तुमने रखा कि p 2 बराबर आ गया आपका 2 स्क्वायर माइनस 4 के, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर आ गया 0 के। तो अगर आपका पहली वाली स्टेटमेंट है उसके अनुसार क्या लिखा हुआ है कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि आपका pa का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो भैया देखो यहां पर p2 का मान जो है, यहां पर p2 का मान जो है वो 0 आ गया, p2 का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? आपका x माइनस 2 जो है वो गुणनखंड हो जाएगा किसका? आपका px का। तो x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा। समझ में आया? ये सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भैया अगर आपने किसी बहुपद को किसी चर पर 0 सिद्ध कर दिया, ठीक है, किसी चर पर 0 सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है? इसका मतलब सिंपल सा मेरे लाल ये है कि भैया वो जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा? वो बहुपद का x माइनस वो संख्या
जो कि आपका उस बहुपद को जीरो कर रही है, x माइनस वो संख्या जो कि उस बहुपद को जीरो कर रही है, वो क्या हो जाएगा, वो उस दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यदि pa का मान जीरो होगा, pa का मान जीरो होगा अगर x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। तो ये भी बहुत सिंपल चीज है कि भैया आपका जो pa है उसका मान डायरेक्टली आप जीरो बोल सकते हो अगर आपको कोई ये बोल दे कि x माइनस ए दिए गए बहुपद का क्या है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे डायरेक्टली कोई ये बोल दे कि भैया देखो px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और तुमसे अगर कहीं डायरेक्टली ये बोला जाए कि x माइनस 3 जो है वो इसका एक गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, तो तुम सीधा सीधा यहां से क्या लिख सकते हो, तुम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो कि भैया आपका p3 जो है वो बराबर होगा 0 के। तुम कहोगे सर ये 3 कहां से आया, ये 3 ऐसे आया जो ये तुम्हारा x माइनस ए था, इस x माइनस ए को इज इक्वल्स टू रख दो 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि x3 डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर तुमसे यहीं पर कह देता कि x प्लस 3 जो है, अगर तुमसे यहीं पर बोल देता कि x प्लस 3 जो है वो 0 के क्या है, x प्लस 3 जो है वो इस px का एक गुणनखंड है, तो उस केस में तुम क्या करते, उस केस में तुम इस x प्लस 3 को 0 रखते और यहां से x की वैल्यू निकल कर आती -3। तो यानी कि तुम्हारा डायरेक्टली तुम बोल सकते थे कि भैया p माइनस 3 भी बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात यह है, डायरेक्ट कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस पॉइंट को समझ लो कि अगर तुम्हारा x माइनस ए किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उस x माइनस ए से जो x की वैल्यू निकलेगी उस पर तुम्हारा दिया गया बहुपद का जो मान होगा वो जीरो होगा। ठीक है, सीधी सी बात यहां पर आती है। दूसरा तुम्हें क्या बोला गया है कि भैया देखो आपका अगर pa का मान जीरो हो जाता है, जो pa है उसका मान जीरो हो जाता है, तो आपका जो बहुपद है px उसका एक गुणनखंड होगा x माइनस ए। तो इस वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है बच्चों बहुपद के गुणनखंड निकालने के लिए जब भी हम गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो यही है केवल गुणनखंड प्रमेय में, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय में केवल इतना ही है जो मैंने तुम्हें करा दिया। अब हमें बस इस पर आधारित सवाल करने हैं, ठीक है, मध्यपद विभाजन विधि को समझना है, ठीक है, और गुणनखंड प्रमेय से कैसे हम किसी बहुपद के गुणनखंड करते हैं और फिर शून्यक निकालते हैं ये समझना है। ठीक है, आ जाओ भाई एक एक करके सीधा प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि हमसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या x प्लस 2 बहुपद इतने और इतने का एक गुणनखंड है या नहीं। तो भैया तुमसे क्या बोला गया था कि x माइनस ए, ध्यान से याद करो कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा अगर और केवल अगर आपका क्या हो pa बराबर हो जाए 0 के। तो x माइनस ए, सबसे पहले तो इसे बराबर रखो 0 के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो आपका x प्लस 2 इन दोनों बहुपदों का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर यहां पर तुम्हारे पास x बराबर -2 रखने पर इन दोनों बहुपदों का मान 0 हो जाए। तो भैया मैं पहले इन्हें मान लेता हूं, इन दोनों बहुपदों को कुछ नाम दे देते हैं। सबसे पहले वाले बहुपद को नाम दे दिया, माना px। तो px बराबर क्या होगा, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो मेरे लाल अब आपका ये जो बहुपद है हमें सिद्ध करना है कि इस बहुपद का गुणनखंड है x प्लस 2। तो मैंने क्या बोला कि भैया आपका x प्लस 2, अभी हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ी कि x माइनस ए जो है वो px का गुणनखंड होगा अगर pa बराबर हो 0 के। तो x प्लस 2 px का गुणनखंड होगा अगर आपका जो pa है वो किसके बराबर हो, a की जगह पर कितना है आपका, a की जगह पर है -2। तो आपके पास आएगा आपका, देखो भाई x प्लस 2 px का गुणनखंड, आगे से मैं लिखूंगा नहीं, अभी लिखवा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड होगा यदि हमारा जो p x का मान कितना आया है -2, p -2 बराबर हो 0 के।
अगर p माइनस 2 बराबर है 0 के, तो आपका आप सिद्ध कर दोगे कि x प्लस 2 जो है वो कितना हो जाएगा, आपका x प्लस 2 जो है वो कितना होगा, वो गुणनखंड होगा किसका, px का। तो भैया निकालो जरा मान, p माइनस 2 का मान निकालो, यानी कि इस पूरे बहुपद में x की जगह पर -2 रख दो, तो x की घात 3 यानी कि -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा x की घात 2 यानी कि 3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 5 गुणा -2, तो ये हो गया 5 गुणा -2 प्लस 6 हल करके मान निकालो जरा, इसका क्या आ रहा है, p माइनस 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 की घात 3। तो देखो माइनस की घात मैंने पहले भी बताया, माइनस की घात जब भी कोई विषम संख्या होती है तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। तो माइनस की घात 3 करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -2 की घात 3 हो गया -8 प्लस, देखो माइनस की घात 2, तो माइनस की घात जब भी कोई सम संख्या होती है वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो -2 की घात 2, माइनस की घात 2 प्लस हो गया, 2 की घात 2 4 होगा, 4 गुणा 3 कितना हो गया, 4 गुणा 3 हो गया 12, ठीक है। 5 गुणा -2, तो 5 दूनी 10, वो भी माइनस के, ठीक है, और प्लस 6। तो देखो माइनस के 8 माइनस के 10 कितना हो गया, माइनस के 8 माइनस के 10 हो गया माइनस के 18, p माइनस 2 का मान आ गया -18, और 12 प्लस 6 कितना हो गया, 12 प्लस 6 भी हो गया हमारा 18। तो हमारे पास कितना आ गया, p माइनस 2 का मान आ गया हमारा 0। तो अब हम क्या बोलेंगे भैया, अब हम बोलेंगे भैया कि हमारा x, चूंकि हम बोलेंगे चूंकि p माइनस 2 बराबर है 0 के, अतः हमने क्या कहा था कि अगर p a बराबर है 0 के तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो p माइनस 2 बराबर है 0 के, अतः x माइनस के 2, क्योंकि a की जगह पर कितना है, माइनस के 2, तो x माइनस के 2, या फिर हम इसे बोलेंगे कितना, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2 क्या होगा, px का गुणनखंड, px का गुणनखंड होगा। और ये हो गया हमारा आधा सवाल सॉल्व, ठीक है। ठीक, अब ये सेम चीज करने को बोल रहा है, हमने सिद्ध कर दिया कि भैया आपका जो x प्लस 2 है वो px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इस वाले बहुपद को क्या मान लो, इस वाले बहुपद को मान लो gx, एक 2x प्लस 4, ये हमसे कह रहा है कि चेक करो कि x प्लस 2 जो है वो 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इस वाले बहुपद को क्या मान लो, इसे मान लो gx, तो gx बराबर हो जाएगा कितना, 2x प्लस 4। अगर gx बराबर 2x प्लस 4 हो गया, तो अगर x का मान कितना आएगा, इस बहुपद से x का मान निकल कर आएगा -2। तो अगर तुम्हारा g माइनस 2, अगर तुम्हारा g माइनस 2 का मान आ जाता है 0, तो तुम कहोगे कि आपका x माइनस के 2 gx का भी एक गुणनखंड होगा। तो भैया जरा चेक करो, अब ये चीज तुम लोग खुद से करोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये लोग तुम खुद से करोगे, हम चलते हैं सीधा अगले सवाल पर। आगे देखो क्या कह रहा है सवाल, आगे सवाल कह रहा है कि x माइनस 1 जो है वो 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। सिंपल सवाल, साधारण सवाल, आसान सा, इजी सा, बच्चों वाला सवाल, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद को एक नाम दे दिया जाए। सबसे पहले तो माना px बराबर 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। तुमसे कह रहा है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, x माइनस 1 px का गुणनखंड है। अब हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या पढ़ा था, हमने गुणनखंड प्रमेय में डायरेक्टली ये पढ़ा है कि अगर x माइनस a किसी बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो p a का मान 0 होगा। तो भैया देखो, चूंकि तुम्हारा x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो तुम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो कि तुम्हारा p1 जो होगा वो क्या होगा, p1 बराबर होगा 0 के,
क्योंकि x माइनस एक px का गुणनखंड है, सवाल में दिया हुआ है। और हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा था कि अगर x माइनस ए किसी बहुपद px का गुणनफल होगा तो आपका pa बराबर होगा 0 के। तो अगर यहां पर x माइनस एक px का गुणनखंड है तो pa बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो भैया पूरे बहुपद में x की जगह पर 1 रख दो और उसे 0 के बराबर रख दो, तो हो जाएगा p1 का मान आ गया 4 गुणा x की घात 3 यानी कि 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा x की घात 2 यानी कि 1 की घात 2 माइनस 4 गुणा 1 प्लस k बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसे तो 1 की घात 3 1 होगा, 1 की घात कोई भी संख्या हो वो 1 ही होता है, तो 4 एकम 4 प्लस 1 की घात 2 1 होगा तो 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। तो देखो प्लस 4 से माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा केवल और केवल 3 प्लस के बराबर 0। 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो के का मान आ गया 0 माइनस 3 यानी कि के का मान आ गया हमारा माइनस के 3। ये लो भाई क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बताओ भाई, किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया। तो दो क्वेश्चन जो कि तुम्हारा बहुपद के गुणनखंड प्रमेय के लिए जो दो स्टेटमेंट है दोनों को क्लियर करते हैं। अब आगे चलते हैं जरा, और देखते हैं किस चीज को। अब देखते हैं भैया हमारा एक एक करके। देखो भाई, बहुपद के गुणनखंड करने की हम 2-3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुपद के गुणनखंड करने के लिए जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो द्विघात बहुपद होते हैं या त्रिघात बहुपद होते हैं उनके आप डायरेक्टली शून्यक नहीं निकाल सकते। ठीक है, द्विघात बहुपद के आप डायरेक्टली शून्यक नहीं निकाल सकते। जैसे कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके आप डायरेक्ट शून्यक नहीं निकाल सकते। एक रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, तुम उसे डायरेक्टली 0 के बराबर रख देते हो और वहां से तुम्हारा किसका चर का मान निकल कर आ जाता है और तुम्हें बहुपद के शून्यक मिल जाते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद में तुम ये वाला काम नहीं कर सकते। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए पहले तुम्हें उसे भैया रैखिक बहुपदों के गुणनफल में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, तुम उसे रैखिक बहुपदों के गुणनफल में तोड़ोगे और उसके बाद तुम क्या करोगे? उन दोनों गुणनखंडों को एक एक करके बराबर रखोगे 0 के और वहां से अपने बहुपद के शून्यक का मान निकालोगे। ठीक है, आपका Rx प्लस एस बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस के s अपॉन आर। अब यहां पर आपके पास क्या होता है? आपके पास जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका तो केवल एक ही गुणनखंड है जो कि वो खुद है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होते हैं उनके दो रैखिक गुणनखंड बनते हैं, यानी कि वो इस तरीके से दो रैखिक गुणनखंडों में टूटेंगे। ठीक है, जो त्रिघात बहुपद होते हैं वो 3 रैखिक गुणनखंडों में टूटते हैं। ठीक है, 3 रैखिक पद आपके बहुपदों के गुणनफल के रूप में टूटते हैं, तो यानी कि उसके 3 शून्यक बनते हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे? हमारे जो मेथड है कौन कौन से? एक है मध्यपद विभाजन विधि, एक है गुणनखंड प्रमेय, और एक मेथड होता है हमारा बीज गणितीय सूत्रों का इस्तेमाल करके। वो हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 2 ही चीजों के बारे में बात होगी। एक तो हमारा कौन सी विधि? हमारी मध्यपद विभाजन विधि, किसी बहुपद को मध्यपद विभाजन विधि से हल करना। ये केवल स्पेशली द्विघात बहुपद के गुणनखंडों के लिए इस्तेमाल होती है और ये बहुत ही आसान है, बड़ी बढ़िया विधि है। एक बार समझ जाओगे तो किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड बड़े प्यार से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का गुणनखंड करना कोई वो तो है ही नहीं। चलो, त्रिघात बहुपद जो है उसके गुणनखंड करने के लिए तुम्हें पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारी गुणनखंड प्रमेय का। और गुणनखंड प्रमेय कुछ नहीं है, कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। कैसे समझाता हूं, आ जाओ। देखो भाई, मध्य पद को विभक्त करते तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इस बहुपद का गुणनखंड कीजिए। तो हमारे पास 2 हैं, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को हम मान लेते हैं माना, ये हमारा बहुपद है। माना px बराबर है 6x की घात 2
प्लस 17x प्लस 5। और अब हमें क्या करना है, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। द्विघात बहुपद है तो हमारा दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल में टूटेगा ये, और गुणनखंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। दोनों से ही उसने करने को बोला है, मध्य पद को विभक्त करते हुए भी और तुम्हारा गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए भी। तो हम दोनों से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मध्य पद को विभक्त करते हुए करेंगे, ठीक है। तो मध्य पद को विभक्त करना, इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हारे दिए गए बहुपद को चर की घात के घटते हुए क्रम में लगाना होता है। जैसे कि यहां पर सबसे बड़ी घात है 2, तो सबसे पहला पद हो गया 6x की घात 2, उससे छोटी घात है x की घात 1, तो ये आ गया 17x की घात 1, और उसके बाद है जहां पर चर है ही नहीं यानी कि x की घात 0, तो ये हो गया 5x की घात 0, ठीक है। तो चर की घात के घटते हुए क्रम में लग गया। उसमें हम देखेंगे ये केवल मध्य पद विभाजन विधि जो है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मध्य पद को विभक्त करते हुए ये विधि जो है भाई साहब, ये केवल स्पेशली इस्तेमाल होती है हमारी द्विघात बहुपद के लिए। ये स्पेशली इस्तेमाल होती है द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। स्पेशली इस्तेमाल होती है द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, मध्य पद से विभक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा बीच वाला द्विघात बहुपद में दो x वाले पद होंगे, एक तो x स्क्वायर वाला, एक x वाला। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस x वाले पद को विभक्त करना पड़ता है, यानी कि तोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अब कैसे तोड़ेंगे इसे, तोड़ने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो ये अचर पद होगा यहां पर, इस अचर पद की गुणा करोगे x स्क्वायर के गुणांक से। सबसे पहला काम क्या करना है, जो अचर पद है उसकी गुणा करो स्क्वायर वाले पद के गुणांक से। अचर पद की गुणा करो स्क्वायर वाले पद के गुणांक से। तो यहां पर अचर पद है तुम्हारा 5, यहां पर स्क्वायर का जो पद है उसकी गुणा में क्या है, उसकी गुणा में है 6। तो 5 की गुणा में 6 करेंगे, 5 की गुणा से हम 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 30, ठीक है, 30 आ गया। अब हमें करना है हमारे मध्य पद को विभक्त, यानी कि अब हमें हमारे मध्य पद को तोड़ना है। तो हमें 17 को इस तरीके से तोड़ना है, ये जो 17 है इसे हमें इस तरीके से तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनकी गुणा करने पर तो वही आ जाए जो कि अचर पद और स्क्वायर वाले पद के गुणांक की गुणा करने पर आया है, यानी कि 30, और जिसे जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास क्या आ जाए, हमारा मध्य पद आ जाए, यानी कि 17। अब ये कैसे पता चलेगा सर, कौन से सवाल में जोड़ना है, कौन से सवाल में ऐसी दो संख्या लेनी है जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद आए, कौन से सवाल में ऐसी दो संख्या लेनी है जिन्हें घटाने पर मध्य पद आए। तो देखो मध्य पद के बराबर में जो चिन्ह है, ठीक है, वही काम तुम्हें करना होगा। जैसे मध्य पद के बराबर में प्लस का चिन्ह है, तो तुम्हें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिन्हें जोड़ने पर क्या है, जिन्हें जोड़ने पर 17 है, ठीक है। अगर यहां पर माइनस का चिन्ह होता तो तुम ऐसी दो संख्या लेते जिन्हें घटाने पर क्या है, तुम्हारे पास 17 है। तो अभी तक मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुम अपने अचर पद की गुणा करोगे x स्क्वायर के गुणांक में, उसके बाद तुम अपने मध्य पद को इस तरीके से तोड़ोगे। पहले तुम देखोगे मध्य पद के बराबर में कौन सा चिन्ह है, अच्छा प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो भैया देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने मध्य पद को यानी कि यहां पर 17 को ऐसे तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनकी गुणा करने पर तो क्या आ जाए, जो अचर पद और x स्क्वायर की पद की गुणा करने पर आया था, गुणांक की गुणा करने पर आया था, वो है 30, ठीक है, और इन्हें जोड़ने पर तुम्हारा मध्य पद आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 30 आए और जिन्हें जोड़ने पर 17 आ जाए। 15 दूनी 30, 15 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, और 15 प्लस 2 करोगे तो 17 आएगा। हो गया काम। तो अपने 17 को क्या लिख दो, 17 को लिख दो 15 प्लस 2, तो हमारे पास हो जाएगा px बराबर 6x स्क्वायर प्लस 17 को हमने लिख दिया 15 प्लस 2 गुणा x और प्लस के 5। हो गया भैया तुम्हारा क्या मध्य पद विभक्त हो गया मध्य पद विभक्त। इतना ही करना था और कुछ नहीं है, हो गया मध्य पद विभक्त। अब क्या करेंगे इसके बाद, बस पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और x के अंदर गुणा करेंगे। तो px बराबर हो गया हमारा 6x स्क्वायर प्लस x की गुणा 15 में करेंगे तो 15x, x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस 5, ठीक है। अब हम बच्चों यहां पर सबसे पहले देखेंगे
कि स्टार्टिंग के दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है। हर सवाल में यही करना है कि सबसे पहले तुम ब्रैकेट खोलो, मध्य पद को विभक्त करोगे, फिर ब्रैकेट खोलोगे, फिर देखोगे कि पहले दो पदों में से, जो पहले दो पद है उनमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो। पहले दो पद है ये और ये, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जो कि दोनों पदों में क्या हो, जो कि दोनों पदों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन हो, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, एक तो तुम्हारा क्या कॉमन है, एक तो तुम्हारा कॉमन है क्या, x दोनों पर आ रहा है, और दूसरा तुम्हारा कॉमन है 3, ये भी दोनों जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो 3x को यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास px बराबर आ जाएगा 3x। मैंने कॉमन लिया। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होगा कि सर कॉमन कैसे लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बालकों का यहां पर भी डब्बा गोल होगा कि सर कॉमन कैसे लेते हैं। मैंने यहां से 3x कॉमन लिया, तो 6x स्क्वायर में से मैं 3x कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 2x। और 15x में से मैं 3x कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 15x में से मैं 3x कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 5, ठीक है। तो पहले दो पदों में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, पहले दो पदों में से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर बचा 2x प्लस 5। अब हमें यहां के बाद के दूसरे पदों में से भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है बच्चों, बाद के दोनों पदों में से भी ऐसी चीज कॉमन लेनी है ताकि हमारे पास वही बने जो यहां पर कॉमन लेने पर बना है, ठीक है। ताकि हमारे पास वही बने जो यहां पर कॉमन लेने पर बना है। तो यहां पर कॉमन लेने पर बना है 2x प्लस 5, तो यहां पर तो पहले से ही 2x प्लस 5 है, तो क्या कॉमन लिया जाए कि 2x प्लस 5 बन जाए। क्या कॉमन लिया जाए, तो कॉमन लिया जाएगा 1। क्या कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा 1। तो 2x में से 1 कॉमन लिया, 2x बचा, और 5 में से 1 कॉमन लिया तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 5 बचा, ठीक है। अब बहुत सारे बालकों को जो डाउट है कि सर कॉमन कैसे लेते हैं, वो भी हाथों हाथ क्लियर किए देता हूं, सुन लो अब ध्यान से। देखो मैं बता रहा हूं कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे कि यहां पर 6x स्क्वायर प्लस 15x में से मैंने 3x कॉमन लिया, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 15x में से मैंने कितना कॉमन लिया, मैंने कॉमन लिया 3x। तो बेटा देखो, कॉमन लेने का मतलब होता है जिन दो पदों में से तुम कॉमन ले रहे हो, जिन दो पदों में से तुम कॉमन ले रहे हो, ठीक है, उन दोनों ही पदों को अपना, जिस चीज को तुम कॉमन ले रहे हो उससे भाग कर दो, ठीक है। तुमने अगर इन दोनों पदों में से 3x को कॉमन लिया है तो दोनों पदों को 3x से भाग कर दो। तो देखो x स्क्वायर से x की एक घात कट गई, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ गया 3x ब्रैकेट के अंदर, ये बचा देखो 3 दूनी 6 और x की एक घात, यहां से काटेंगे 3 पंजे 15 प्लस 5 और x से x कट गया, तो हमारे पास केवल ये बचा। तो जब तुमने 6x स्क्वायर प्लस 15x में से, जब तुमने 6x स्क्वायर प्लस 15x में से 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस 5 कहां से आया, 2x प्लस 5 यहां से आया। ये वाला जो स्टेप है बच्चों, ये वाला स्टेप हम कॉपी में करके नहीं दिखाते, ये हम अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए मैंने यहां पर ये कर दिया है। जैसे कि तुमने क्या किया था, तुमने 2x प्लस 5 में से 1 कॉमन लिया था, 2x प्लस 5 में से तुमने क्या कॉमन लिया था, तुमने 1 कॉमन लिया था। तो इसका मतलब है तुमने 2x को भी 1 से भाग दिया, 5 को भी 1 से भाग दिया। तो भैया 1 से भाग देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुमने 2x को 1 से भाग दिया तो वो 2x आ गया, 5 को 1 से भाग दिया तो वो 5 आ गया, ठीक है। तो हमने देखो भाई, दोबारा से पूरा प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले अपना अचर पद की गुणा करो x स्क्वायर के गुणांक से, जो भी गुणनफल आएगा तुम्हें अपने मध्य पद को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो वही गुणनफल आए जो कि अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक के गुणा करने पर आया, ठीक है, और जोड़ने पर तुम्हारा मध्य पद आ जाए, ठीक। तुमने जैसे ही वो दोनों संख्या मिली, अपने मध्य पद को तोड़ दिया उसमें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, गुणा करने पर x के अंदर गुणा करी। तो सबसे पहला काम जो करोगे ब्रैकेट खोलने के बाद, वो क्या होगा, पहले दो पद में देखोगे कि क्या कॉमन लिया जा सकता है, पहले दो पद में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। जो भी चीज कॉमन ली जा सकती है उसे कॉमन लोगे, जैसे कि यहां से 3x कॉमन लिया था, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो भी बनेगा, जैसे कि यहां पर 2x प्लस 5 बना, अगले दो पदों में से भी हमें ऐसी चीज कॉमन लेनी है ताकि कॉमन लेने पर सेम ही चीज बने, ताकि कॉमन लेने पर सेम ही चीज बने। जैसे कि अब यहां पर दोनों जगह पर 2x प्लस 5 बन गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों जगह पर 2x प्लस 5 बन गए तो इन दोनों में से हम 2x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। तो भैया दोनों में से 2x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पदों को 2x प्लस 5 से भाग दे दो। तो तुम्हारे पास यहां से 2x प्लस 5 कॉमन लिया तो कितना आया, यहां से 2x प्लस 5 कॉमन लिया तो ये आ गया 3x, ठीक है।
और यहां से 2x प्लस 5 कॉमन लिया तो बचा 1। तो तुम्हारा जो एक द्विघात बहुपद था, तुम्हारा जो एक द्विघात बहुपद था वो दो रैखिक बहुपदों के गुणनफल में टूट चुका है। देख लो भाई, तुम्हारा जो एक द्विघात बहुपद था वो दो रैखिक बहुपदों के गुणनफलों में टूट चुका है। और ये हो गया बच्चों तुम्हारा मध्य पद विभाजन विधि से, तुम्हारा मध्य पद विभक्त करने वाली विधि से तुम्हारे दिए गए द्विघात बहुपद का गुणनफल, ठीक है, या गुणनखंड। अब इसके शून्यक निकालने हो तो कैसे निकालोगे? अपना इस बहुपद को उठाकर 0 के बराबर रख दो। इस बहुपद को उठाकर सीधा सीधा 0 के बराबर रख दो। बहुपद क्या है? px बराबर तुम्हारे गुणनखंड में होकर आ गया ये 2x प्लस 5 और कितना तुम्हारा 3x प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक है, अपने एक एक गुणनखंड को उठाकर 0 के बराबर रखो। सबसे पहले 2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से 2x बराबर आएगा, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 0 माइनस 5 आ गया -5 और x का मान हो गया -5/2। तो ये हो गया बहुपद का, द्विघात बहुपद का पहला शून्यक। ठीक है, और दूसरा शून्यक निकालने के लिए दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रख देंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0 पर हमारा 3x बराबर होगा किसके? प्लस का 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 0 माइनस 1 हो गया -1। ठीक है, x का मान आ गया -1/3। तो बच्चों ये है हमारा क्या? ये है हमारा दिए गए बहुपद का गुणनखंड करना मध्य पद विभक्त विधि से। ठीक है, और हमारा उसके शून्यक निकालना। ठीक है, अब देखो यही जो सेम काम है, यही जो सेम काम हमने मध्य पद विभाजन विधि से करा है, यही सेम काम हमारा गुणनखंड प्रमेय से भी होता है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी बहुपद के लिए pa का मान 0 है तो x माइनस 1 उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर pa का मान 0 है तो x माइनस a उसका गुणनखंड होगा। तो देखो गुणनखंड प्रमेय जो है वो कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। ठीक है, इसी बहुपद का मैं तुम्हें अब मध्य पद विभक्त विधि से तो गुणनखंड करना सिखा दिया है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं इसका गुणनखंड प्रमेय से। कि भैया गुणनखंड प्रमेय से कैसे गुणनखंड करते हैं। तो हमें बहुपद दिया हुआ है px बराबर 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो भैया देखो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम तुम्हें यह करना पड़ता है कि तुम्हारा जो x² वाला पद है उसे अकेला करोगे। गुणनखंड प्रमेय से सवाल को हल करने के लिए, गुणनखंड प्रमेय से दिए गए बहुपद का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तुम अपने x² वाले पद को अकेला करोगे। तो यहां पर ये हो जाएगा px। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पूरे बहुपद को 6 से भाग करूंगा। तो देखो अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो मुझे 6 से गुणा भी करनी पड़ेगी, प्लस 17x प्लस 5। तो पूरे बहुपद को 6 से भाग करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 6, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, बता देता हूं मैं, ये हो जाएगा 6x² बटे में 6 प्लस 17x बटे में 6 प्लस 5 बटे में 6। तो 6 से 6 कट गया, हमारे पास आ गया px बराबर ब्रैकेट के अंदर x², 6 गुणा x² प्लस 17x प्लस 5/6, 17/6x प्लस 5/6। है ना? तो देखो भाई यहां पर क्या होगा, अगर तुम इस 6 की वापस से अंदर गुणा कर दोगे तो यही वाला बहुपद तुम्हारे पास बनकर आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बाल को देखो, अब यहां पर तुम्हें करना क्या है? अब यहां पर तुम्हें करना क्या है? असली खेल यहां से शुरू होगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा जो x² वाला पद था, जैसे ही तुम्हारा जो वो x² वाला पद था वो अकेला हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है अपना अचर पद। ठीक है, अचर पद है 5/6, अचर पद है 5/6। ठीक है, तो अब तुम्हें इस अचर पद में से तुम्हें क्या करना है? इस अचर पद में से तुम्हें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तुम्हारा अचर पद है, इसके गुणनखंड ढूंढने हैं। तो 5/6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं?
5/6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो भैया 5/6 के अगर मैं गुणनखंडों की बात करूं तो ये होगा हमारा 1 गुणा 5/6, ठीक है, और -1 गुणा माइनस के 5/6, है ना। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है तुम्हारा कितना, 5/6 हमारा गुणनखंड हो सकता है किसका, तुम्हारा 1/3 गुणा 5/2, ठीक है, और 5/6 गुणनफल हो सकता है हमारा -1/3 और -5/2, और क्या हो सकता है भाई, 5/6 के गुणनखंड हो सकते हैं -1/2 -5/3, और हमारा 5/6 के गुणनखंड हो सकते हैं हमारा 1/2 और 5/3। तो इस तरीके से ये हमारे 5/6 के गुणनखंड हो सकते हैं। ये केवल मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखकर दिखाया, तुम्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को दिमाग में लाने के लिए मैंने समझाया कि भैया 5/6 के ये अलग अलग गुणनखंड हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब यही काम हमें करना है हर सवाल में। सबसे पहले आपको अपने दिए गए द्विघात बहुपद का सबसे पहले क्या करना है, x² वाले पद को अकेला करना है। उसके बाद जो तुम्हारा अचर पद है उसके गुणनखंड देखने हैं। तो यहां पर तुम्हारे ये सारे गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो तुम लिखोगे क्या, तुम लिखोगे कि भैया देखो आपका 1 +-1 +-5/6 +-1/3 +-1 कितना 5/2 +-1/2 और +-5/3 तुम्हारे क्या है, तुम्हारे 5/6 के गुणनखंड है। और हो गया तुम्हारा काम। इसके बाद ये जितने भी मान तुम्हारे निकल कर आए हैं बच्चों, ये जितने भी तुम्हारे मान निकल कर आए हैं, इन सब को तुम एक एक करके अपने दिए गए बहुपद में रखो, ठीक है। एक एक करके अपने दिए गए बहुपद में रखो और वहां से देखो कि किस मान पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, ठीक है। और तुम्हें क्या बोला गया था कि अगर p a का मान 0 है तो x - a उस दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी कि इनमें से जिस बहुपद पे, इनमें से जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही आपका बहुपद के गुणनखंड बनाने में काम आएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो फालतू की चीज है, तो भाई बस यही चीज है, गुणनखंड प्रमेय की यही सबसे बड़ी सिरदर्दी है, ठीक है। कि ये पूरा कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे अचर बहुपद के गुणनखंड करोगे और अचर बहुपद के गुणनखंड करने के बाद उसके बाद एक एक करके अपने सारे मानों को दिए गए बहुपद में रखोगे और तुम्हारे पास बहुपद के गुणनखंड निकल कर आएंगे। जैसे कि मैं बताता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रखते हैं x = 1 पर, तो हमारा px है कितना, हमारा px है ये x² + 17/6x + 5/6। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले रखते हैं हमारा x = 1, तो क्या आएगा भैया, ये होगा p1 बराबर 1 की घात 2 प्लस 17/6 गुणा 1 प्लस 5/6। तो हमारे पास p1 का मान क्या आ रहा है, 1 प्लस 17/6 प्लस 5/6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6 + 17 + 5/6। तो p1 का मान कितना निकल कर आ गया, p1 का मान आ रहा है कितना, 17 और 5, ये हो जाएगा हमारा कितना, 17 और 5 हो गया 22 और 6 28/6। भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया p1 का मान हमारा 14/3। तो भैया p1 का मान तो 0 के बराबर नहीं है, p1 का मान तो 0 के बराबर है नहीं, तो अगर x बराबर, अगर आपका p1 का मान 0 के बराबर नहीं है तो p - 1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है।
p माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आगे चेक करो भैया, तो यही है भैया गुणनखंड प्रमेय में, और कुछ नहीं है, यही है। हमें बार बार हिट एंड ट्राई मेथड लगाकर उसका इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। जैसे कि अब वापस से हमने एक रख के देख लिया, अब तुम इनमें से कुछ भी रख के देख सकते हो। मैं रख के देख रहा हूं कितना, हमारा माइनस का 1/2 हम रखते हैं x बराबर -1/2 पर। चेक करो भैया, तो ये होगा हमारा p -1/2 बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 गुणा -1/2 प्लस 5/6। तो हल करेंगे बच्चों कितना आएगा, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस माइनस 17/6 की गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 17 एकम 17, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 5/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 3, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, ठीक, -17 और प्लस कितना, ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10। तो भाई साहब ये भी नहीं आ रहा, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और 3 13, 10 और 3 13, 13 माइनस 17 बटे में 12, तो हमारे पास आएगा ये भी कितना, -4/2, सॉरी -4/12, यानी कि माइनस के कितने 1/3 निकल कर आ रहा है। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये यहां से भी हमें बहुपद का गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो और क्या किया जाए भाई, अब यहां से भी बहुपद का गुणनखंड नहीं मिला, और क्या किया जाए, और देखो और भी हमारे पास मान है, और भी अलग अलग हमारे पास मान है, और अलग अलग मान रखेंगे और अलग अलग चीजें निकाल कर देखेंगे भैया। तो अब हम क्या करते हैं, हम रख लेते हैं हमारा एक मान -5/2 पर चेक करते हैं, एक मान -5/2 पर चेक करते हैं। तो चेक करो जरा, आ जाओ, इन दोनों पर तो नहीं निकला। मैंने क्या बोला था, कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। x का मान देखो -5/2 रखो, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा p -5/2 बराबर किसके होगा भैया, ये होगा हमारा x² यानी कि -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6x यानी कि 17/6 गुणा -5/2 प्लस 5/6, ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 25/4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 7 35 का 5 हासिल हो गया, 3 5 6 कम 5 और 3 8, 85/6 दूनी 12, वो भी माइनस के, ठीक है, प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम वही आएगा 12, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 तिया 12, 25 तिया 75, -85, ठीक है, और 10, तो 10 और 75 हो गया कितना, 85 -85 बटे में 12, तो 85 -85 कितना आ गया, 0 बटे में 12, यानी कि p -5/2 का मान आ गया 0। p -5/2 का मान कितना आ गया, p -5/2 का मान आ गया 0। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चूंकि p -5/2 p -5/2 क्या है, बराबर है 0 के, अतः हमारा क्या होगा, x माइनस के 5/2, यही तो बोला जाता है भाई, यही तो बोला जाता है कि आपका अगर p a का मान 0 है, गुणनखंड प्रमेय में क्या बोला था कि अगर p a का मान 0 है तो x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो अगर p -5/2 का मान 0 है तो x -5/2 क्या होगा, आपके x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 का क्या होगा, का गुणनखंड होगा, गुणनखंड
होगा। तो भाई साहब देखो, द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो निकल कर आ गया, ठीक है, x माइनस माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस 5/2, एक तो निकल कर आ गया। दूसरा भी भैया ऐसे ही निकालना पड़ेगा, कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है, कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। क्या करो, फिर से अपना कोई और मान रख कर देखो, अभी 5/2 रख कर देखा था, अब क्या रख लेते हैं, -5/2 रखा था, अब -5/3 रख लो, या -1/2 रख लो, और चेक करो तुम्हारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भैया फिर एक और मेथड। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि किससे आंसर आएगा, मैं सीधा सीधा -1/3 रखता हूँ, ठीक है, x बराबर -1/3 पर। भाई कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है, तुम्हें अलग अलग मान रखकर देखने पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा निकल कर, ठीक। तो हमारे पास आएगा कितना, p-1/3 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 17/6 गुणा -1/3 प्लस 5/6। तो हमारे पास आएगा कितना, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1/9 प्लस माइनस माइनस 17/6 18 प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है, 9 दूनी 18 तो 2 आ गया, माइनस के 17 और 5 15, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 17/18, तो 17 माइनस 17 कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लिखेंगे 0/18, तो ये मान आ गया हमारे पास 0 का। तो हम लिखेंगे भैया देखो, चूंकि p-1/3 बराबर है 0 के, अतः तुम्हारा x माइनस के 1/3 क्या होगा आपका, x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 का एक गुणनखंड होगा। तो भैया देखो, ये निकल कर आ गया तुम्हारा क्या, तुम्हारे द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड, ठीक है। तो तुम्हारा द्विघात बहुपद क्या था, px बराबर था 6 गुणा, तुमने क्या करा है भैया देखो, तुमने इस वाले बहुपद के दो गुणनखंड निकाले हैं, तुमने इस वाले बहुपद के दो गुणनखंड निकाले, ना कि इसके निकाले अभी। तो ये होगा px बराबर 6 गुणा, और इसके जो दो गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में लिख दो। पहला गुणनखंड कौन सा था, पहला गुणनखंड था हमारा x माइनस माइनस 5/2 यानी कि x प्लस 5/2, और दूसरा है हमारा x माइनस माइनस 1/3 यानी कि x प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 6 गुणा x प्लस 5/2 गुणा x प्लस 1/3, ठीक है। यहां पर मान रखकर इसे क्या कर लो, इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2x प्लस 5/2 गुणा 3x प्लस 1/3। इसे हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारे पास px बराबर क्या आ गया, हल करने के बाद ये आ गया 2x प्लस 5 गुणा 3x प्लस 1। तो मेरे लाल, अब तुम यहां से देख सकते हो कि तुम्हारा जो गुणनखंड है वो तुम चाहे तो मध्यपद विभाजन से करो, और चाहे तुम्हारा किससे, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बट ये है कि भैया देखो, गुणनखंड प्रमेय जो है वो कंप्लीटली एक हिट एंड ट्राई मेथड है, ठीक है। उसमें बस तुम क्या करोगे, अपना सबसे पहले x² के गुणांक को अकेला करोगे, उसके बाद x² के गुणांक को अकेला करने के बाद जो तुम्हारा अचर पद है उसके गुणनखंड निकालोगे, उसके गुणनखंडों को एक एक करके बहुपद में रखकर देखोगे, जिस पर मान 0 हो गया, x माइनस वो संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगी, उस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगी, ठीक है। अब यही चीज तुम्हें बार बार करते रहना है जब तक तुम्हें दिए गए बहुपद के सारे गुणनखंड ना मिल जाए। क्लियर हो कोई बात? अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए हाथों हाथ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मध्यपद विभाजन से करेंगे। तो देखो, बहुपद को हम ले लेते हैं पी वाई बराबर, क्योंकि इस बार पूरा बहुपद वाई पद में है, तो ये हो जाएगा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो मध्यपद विभाग कैसे करेंगे? मध्यपद विभाजन विधि से सबसे पहले अचर पद की गुणा करेंगे वाई स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो क्या सर वाई स्क्वायर की गुणा में 0 है? नहीं, वाई स्क्वायर की गुणा में 0 नहीं है, वाई स्क्वायर की गुणा में है 1। तो 6 की गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो गया 6 एकम 6। तो यानी कि अब देखो, मध्यपद के बराबर में कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो यानी कि हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है, और जिन्हें जोड़ने पर हमारे पास हमारा मध्य पद आ जाए, यानी कि 5। तो ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 6 आ जाए और जिन्हें जोड़ने पर 5 आ जाए, कौन सी होंगी? 2 3 6। तो हमारे पास आ गया पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5 को मैंने लिख लिया कितना? 2 प्लस 3 वाई प्लस 6। ठीक है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस के और y के अंदर गुणा करेंगे, माइनस की गुणा में 2 करेंगे, माइनस की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 2, और y की गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 2y, माइनस की गुणा प्लस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3, और फिर y की गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 3y प्लस 6। ब्रैकेट खुलने के बाद सबसे पहला काम, पहले दो पदों में से देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है। पहले दो पदों में से y को कॉमन लिया जा सकता है, तो y को कॉमन ले लो। तो पी वाई बराबर हो गया, y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया, y बचा, और माइनस के 2y में से y कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस के 2 बचा। अब हमें 3y प्लस 6 में से, माइनस 3y प्लस 6 में से भी हमें ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि हमारे पास y माइनस 2 बन जाए। तो अगर तुम यहां से खाली 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? खाली 3 कॉमन लोगे तो ये बनेगा माइनस के y प्लस 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें प्लस y माइनस 2 चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां से खाली 3 कॉमन लेता हूं तो आएगा तो सेम ही, बस साइन उल्टे आएंगे। लेकिन हमें तो बिल्कुल डिट्टो चाहिए, हमें तो साइन भी सेम चाहिए। तो जब हमें साइन को पलटना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से मैं माइनस, यहां से मैं केवल 3 कॉमन नहीं लूंगा, माइनस के 3 कॉमन लूंगा। माइनस के 3 कॉमन लिया तो माइनस 3y में से माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? केवल y बचा। और 6 में से माइनस 3 कॉमन लिया तो ये हमारा माइनस के 2 बचा। दोनों जगह y माइनस 2 आ गया, दोनों में से y माइनस 2 को कॉमन ले लो, तो पी वाई का मान निकल कर आ गया। दोनों में से y माइनस 2 को कॉमन लिया तो ये हमारा बन गया कितना? यहां से y माइनस 2 कॉमन लेंगे y बचेगा, और यहां से y माइनस 2 कॉमन लेंगे 3 बचेगा। तो हमारे पास ये निकल कर आ गए दिए गए बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, y माइनस 2 गुणा y माइनस 3। ठीक, और ये हमारे इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। तो ये हो गई मध्यपद विभक्त विधि। और इसके बाद अगर इसी चीज को मैं करना चाहूं किससे? तुम्हारा किससे भैया? अपना गुणनखंड प्रमेय से, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो सबसे पहले स्क्वायर वाले पद को अकेला करते हैं। तो यहां पर तो स्क्वायर वाला पद अकेला ही है, ठीक है, उसकी गुणनखंड में कुछ है नहीं, उसकी गुणज में कुछ है नहीं, गुणांक में कुछ है नहीं, तो अपना भैया सीधा सा y वाला पद अकेला है। तो उसके बाद अचर पद जो है उसके गुणनखंड देखो, तो 6 के गुणनखंड कौन से होंगे तुम्हारा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। किसके? 6 के गुणनखंड होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे। तो भैया अब इन्हीं में से आपका कोई एक संख्या ऐसी होगी जो कि इसका क्या होगी, जिसपे इसका मान 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर रखता हूं y बराबर 1 पर। भैया यही है, हिट एंड ट्राई मेथड है, कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड है। y बराबर 1 रखो भाई, y बराबर 1 क्या आएगा? y बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा हमारा कितना? p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 6। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 6, 6 और 1 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5 आ रहा है 2। तो p1 का मान नहीं आ रहा 0, तो यानी कि भैया p1 तो हमारे शून्यक का कोई मतलब का है नहीं, ठीक है, गुणनखंड के कोई मतलब का है नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं y बराबर रख लेता हूं 2। y बराबर 2 पर हमारे पास क्या आएगा? p2 बराबर आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6। तो हमारे पास आ गया p2 बराबर
4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो 6 4 हो गया 10, तो P2 का मान आ गया 10 माइनस 10, तो तुम्हारे पास P2 बराबर आ गया निकल कर 0 के। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि अगर P2 बराबर है 0 के, अगर P2 बराबर है 0 के, चूंकि P2 बराबर है 0 के, अतः तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वो संख्या, तो x माइनस संख्या कौन सी हमारी 2, x माइनस 2 पी वाई का, सॉरी यहां पर x नहीं होगा, यहां पर बहुपद में चर है y, तो ये x नहीं होगा, ये y होगा। हमारा y माइनस 2 क्या होगा, पी वाई का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। तो ये हो गया पहला गुणनखंड। ठीक है, दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, और इनमें से ही कोई ना कोई संख्या होगी जिस पर ये 0 बन रहा होगा, तो रखो, कौन सी संख्या रखे हम, इस बार 3 रख लेते हैं, इस बार रख लेते हैं 3, तो अपने पास क्या आएगा, y बराबर 3 पर, तो ये हो जाएगा पी वाई बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5y, यानी कि 5 गुणा 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 6, 9 और 6 कितना हो गया, P3 बराबर हो गया 15 माइनस 15 यानी कि 0। तो अब हमारा भैया चूंकि P3 पर भी क्या आ रहा है, P3 का मान 0 आ रहा है, अतः हमारा x माइनस 3, सॉरी यहां पर भी मैंने गलती से x लिख दिया, y माइनस 3 आएगा, y माइनस 3 पी वाई का एक गुणनखंड होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके अलावा सेम तुम्हारे पास बहुपद क्या बन जाएगा, पी वाई बराबर बन गया, एक तो y माइनस 2 गुणा y प्लस 3, ये लो भैया, ये हो गए तुम्हारे दिए गए बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपने द्विघात बहुपद के आराम से क्या कर सकते हो, द्विघात बहुपद के आराम से बिना किसी दिक्कत के गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये सवाल अगर तुम्हें दिया है तो इसका सॉल्यूशन निकालो कि k का मान क्या होगा यदि x माइनस 1 बहुपद px बराबर kx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस k का एक गुणनखंड हो। 1 2 माइनस 1 या माइनस 2, k का मान क्या होगा बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। तो भाई देखो, तुम्हें कह रहा है कि k माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, k माइनस 1 इसका, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 अगर इसका गुणनखंड है तो सीधा सीधा क्या होगा, P1 बराबर होगा 0 के। हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या पढ़ा है कि अगर हमारा x माइनस 1 किसी बहुपद का गुणनखंड है तो P1 का मान 0 के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 का मान 0 रख दो, तो P1 का मान कितना आएगा, P1 का मान हो जाएगा हमारा x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस k बराबर 0, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस k बराबर 0। बच्चों वाला सवाल था, एक इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो k का मान आ गया 0 माइनस 1 यानी कि k का मान आ गया माइनस के 1। ठीक है, तो चलो भाई, तो यहां से हमारे k का मान आ गया कितना, माइनस 1। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने का तरीका क्या है, वही कि भैया या तो आप उसे मध्यपद से विभक्त करके उसके गुणनखंड कर लो, या फिर तुम उसका क्या करो, जो सबसे पहले स्क्वायर वाले पद को अकेला करो, उसके बाद हमारा जो अचर पद है उसके गुणनखंड निकालो, उन गुणनखंडों को एक एक करके बहुपद में रखकर देखो, जिस पर वो 0 बन जाएगा, x माइनस वो संख्या तुम्हारा क्या हो जाएगी, उस बहुपद का वो गुणनखंड हो जाएगी। ठीक है, अब सेम चीज तुम त्रिघात बहुपद के लिए भी कर सकते हो, ये चीज तुम लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालने का एक तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा 120 है इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब वाली संख्या को अकेला करना पड़ेगा, यहां पर एक्स क्यूब की संख्या पहले से ही अकेली है। 120 के गुणनखंड हो सकते हैं प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 120, ठीक है, तुम्हारा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस कितना 60, ठीक, प्लस माइनस 3, ठीक, तुम्हारा प्लस माइनस कितना 40, ठीक, और इसी तरीके से बहुत सारे मान होंगे जो कि 120 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके 3, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 क्या होंगे, 3 गुणनखंड होंगे,
तो हम एक गुणनखंड निकालेंगे, दो गुणनखंड निकालेंगे, तीन गुणनखंड निकालेंगे, जैसे हमने द्विघात बहुपद के निकाले थे। ठीक है, इन्हीं गुणनखंडों में से मान होगा कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो कि इस बहुपद को 0 बना रही होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो x बराबर 1 पर क्या ये बहुपद 0 बनता है? तो ये होगा 1 की घात 3 माइनस 23 गुणा 1 की घात 2 प्लस 142 गुणा 1 माइनस 120। तो हमारे पास आएगा 1 की घात 3 1 हो गया, माइनस 23 गुणा 1 की घात 2 23 हो गया, प्लस 142 और कितना माइनस 120। तो ये हो जाएगा 120 और माइनस 120 और माइनस 23 माइनस के 143 और 1 प्लस 142 ये आ गया 143। तो हमारे पास P1 का मान निकल कर आ गया 0। तो यानी कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इस बहुपद का पहला गुणनखंड हो जाएगा। तो पहला गुणनखंड मिल गया। सेम इसी तरीके से इनमें से कोई और संख्या रखो जो कि इस बहुपद को 0 बना दे, तुम्हें दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से तुम इस बहुपद में तीसरी संख्या रखो जो कि उसे 0 बना दे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारा तीसरा गुणनखंड मिल जाएगा। तो ये चीज तुम्हें खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें तब समझ में आएगा कि क्यों हम गुणनखंड प्रमेय से ही इस पूरे बहुपद का शून्यक, मतलब इस पूरे बहुपद के तीनों गुणनखंड नहीं निकाल सकते। निकाल जरूर सकते हैं लेकिन फालतू में वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो ये काम मैं तुम लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, तुम लोगों का होमवर्क है, तुम्हें खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ एक यही टॉपिक बचा है गुणनखंड प्रमेय का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ एक गुणनखंड निकालने के बाद बड़े आराम से इस बचे हुए बहुपद के बाकी के दोनों गुणनखंड निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं एज इट इज इस स्लाइड को लेकर आऊंगा, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, और इसके आगे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तुम लोगों का होमवर्क क्या है कि इस बहुपद के बाकी के दोनों गुणनखंड निकालने हैं इसी तरीके से जैसे मैंने तुम्हें ये बताया। ठीक है, चलो भाई, तो जो आज की क्लास है उसे हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मुझे बड़ा मजा आया आज की क्लास में। मैं तुमसे मिलूंगा सीधा अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।